इस संकट काल में ये 3 तस्वीरें आपको, हमको और सभी को सुकून देती हैं और समाज को सकारात्मक संदेश भी। पहली तस्वीर, उज्जैन के 3 युवा इस महामारी में शहर की मदद करने सामने आए। खास बात यह है कि अपनों की मदद की ये जिद 7 समंदर पार से एक युवा को भी स्वदेश खींच लाई। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य माहेश्वरी ने जब अपने शहर में कोरोना के हालात की खबरें सुनी तो अपने आप को रोक नहीं सके। दरअसल उज्जैन में इंजीनियर जनक मांडे कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने दोस्त सौम्य माहेश्वरी और पुणे में रह रहे चेतन परांजे से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। इसी दौरान शहर में एम्बुलेंस की कमी का जिक्र भी निकला। तीनों ने तय किया कि अपने स्तर पर भी वे शहर में एम्बुलेंस सेवा दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। हम लोगों ने देखा कि शहर में एक बार मीडिया में फ़ोटो आया था ठेले पे किसी पेशेंट को ले जाते हुए, तो हमारी व्हाट्सएप चार्ट पे चर्चा हुई कि यदि अपन कुछ अपने शहर के लिए कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो मेरे मित्र सौम्य, चेतन ने और हमने मिलके ये एम्बुलेंस 2 महीने के लिए प्रशासन को सेवा के लिए सौंपी है। यदि आगे भगवान महाकाल करे कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और यदि आगे जरूरत पड़ती है तो और आगे भी बढ़ाएंगे। तीनों दोस्तों ने कलेक्टर को अपनी इच्छा जताई। उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दी कि प्रशासन के नियंत्रण में ही वे एम्बुलेंस चला सकते हैं। इस पर सहमति बनने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस प्रशासन को देने का फैसला किया। जिस प्रकार से अभी मेडिकल सर्विसेज और मोबिलिटी जो ज़रूरत है उसको ये पूर्ति करने के लिए एक अच्छी पहल है, एक अनुकरणीय पहल है और इसका संचालन नगरीय जो सीमा है उज्जैन में उसके अंतर्गत होगा और ये सभी जो भी नीडी जो आवश्यक ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ये हेल्प करेगी। दूसरी तस्वीर, इस संकट के समय दूसरी तस्वीर है ग्वालियर की, जहां के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर अफरा तफरी के हालात बन गए। सूचना मिलने पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक मौके पर पहुंचे। तभी ऑक्सीजन से भरे एक टैंकर के वहां पहुंचने की सूचना मिली। कांग्रेस विधायक ने बिना देर किए टैंकर के लिए जगह खाली कराने सड़क पर दौड़ लगा दी। रास्ते में खड़े सेना के वाहन को भी धक्का लगाकर दूर किया। तीसरी तस्वीर, देश भर में वैक्सीनेशन की कीमत को लेकर बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी यह सियासी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन राजधानी रायपुर से एक सकारात्मक खबर ने टीकाकरण को रफ्तार देने की कोशिश की है। दरअसल यहां से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने अपने पैसे से वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया है। संघ ने बयान जारी कर कहा कि अधिकारी टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवाने के बाद टीके की राशि का भुगतान करेंगे। राज्य के अफसरों का मानना है कि उनकी इस पहल से सरकार को मदद मिलेगी। आंखें भिगो देने वाली दारुण तस्वीरों के बीच ये 3 उम्मीदों की कहानियां इस महामारी में सेवा, संबल और संकल्प की अनूठी प्रेरणाएं हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। सांसों को सहारा। ये 3 तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और देश में ऐसी 3 नहीं, 30 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 नहीं, असंख्य ऐसी तस्वीरें होंगी जिन्हें हम गिन नहीं सकते होंगे। हमारे कैमरे वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारी रिपोर्टिंग वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन हर व्यक्ति, मैंने भी जब एक खबर देखी, वो खबर जल्दी आप भी देखेंगे, वो खबर मध्य प्रदेश के मनासा की थी, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर को से ही अपनी जीवन यापन करने वाला एक छोटे से, बहुत ही छोटे से व्यक्ति ने अपना वो सिलेंडर ही दान कर दिया कि नहीं साहब, मेरी रोज़ी रोटी तो फिर चल जाएगी, लेकिन पहले ये ज़रूरी है। तो हर आदमी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोसने के बजाय ये एक अच्छा काम है। कमियां हर चीज़ में होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को लेकर हमेशा उंगलियां उसके लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों की तरफ तरेरना, भौहें तरेरना, उंगलियां उस तरफ इशारा करना, ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है कि जो खामियां और जो कमियां हैं उन पर हम बाद में बात कर लेंगे, कौन जिम्मेदार है और कैसे दूर होगा, लेकिन अभी ये वक्त है मदद करने का अपने स्तर पर। और अगर समाज इस भूमिका में आ जाए, कल्पना कीजिए हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कोविशील्ड के 250 रुपये देना या कोवैक्सीन के लिए 250, 200, 300 जो भी राशि है एक डोज की, वो देना कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग 250 रुपये का आइनॉक्स का और सिनेमा का टिकट बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि ये देश की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क वैक्सीन लगे।
यही वो चीज़ें हैं कि जब हम देखते हैं कि 27,000 करोड़ रुपए इतनी वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश या देश या अलग अलग राज्य खर्च कर रहे हैं, तो हमारी तब भी हम उसको एक खबर की तरह पढ़ के निकल जाते हैं। 30 लाख की आबादी का शहर भोपाल, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा, मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन ये हमसे ज़रूर पूछना चाहिए कि होली का चंदा, दिवाली का चंदा, किन्नरों के आने पर उन्हें पैसे देना और ऐसे संकट के समय जेब में हाथ डालने के पहले सोचना, सर ये देशभक्ति तो नहीं होगी। चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे। उम्मीद से भरे कुछ चेहरे हमारे साथ हैं, मुलाकात करिए उन चेहरों से। सबसे पहले मिलिए, हमारे साथ हैं आशुतोष पांडे जो अध्यक्ष हैं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ छत्तीसगढ़ के। बहुत अच्छी सराहनीय उन्होंने पहल की है। पांडे जी, थोड़ा निवेदन है कि स्थिर हो जाइए। बहुत स्थिर वृत्ति से आपने काम किया है, आपकी टीम ने, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने काम किया है। अब आप स्थिर होकर हमें अपने विषय के बारे में बताते रहिएगा। हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेतन परांजपे जी जुड़े हैं पुणे से, जिन्होंने अपनी टीम के साथ उज्जैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं आशुतोष जी के साथ, और साथ ही स्वागत करता हूं प्रवीण पाठक जी का, जो ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। और ऐसे कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो सामने आए हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की है अपने स्तर पर काम करने की और काम को आगे बढ़ाने की। चलिए सबसे पहले मैं पहली टिप्पणी लेता हूं, जो विधायक हमारे साथ हैं प्रवीण जी, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूं। प्रवीण जी, मुझे ये बताइए कि ये समय आपके यहाँ ग्वालियर में भी चुनौतियां हैं, जिस तरह की चुनौतियां हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में देखी हैं। जिस तरह आप लगे रहे, आप ही के बीजेपी के साथी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी डटे रहे, और ये समय है कि जब आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। किस तरह आप जनप्रतिनिधियों की अपनी भूमिका को देखते हैं? कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर आपसे टिप्पणी अपेक्षित है। जी प्रवीण जी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको साधुवाद देता हूं कि ऐसे संकट काल के समय में जब अधिकांश लोग इस समय भी राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे समय में आपके चैनल के माध्यम से आपने इस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की है। जहां तक विषय ग्वालियर का है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस समय पूरे देश की हालात खराब है, ग्वालियर भी इस देश में अछूता नहीं है। पर मुझे इस बात की खुशी है, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, राजनीतिक श्रेय लेने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, पर ये जो समय है ये संकट का समय है। इस समय सारे दलों के नेताओं को, सारे सामाजिक संस्थानों को अपने पूर्वाग्रहों को भूलकर एकजुटता के साथ इस संकट काल से निपटने के लिए अपने शहर के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक ग्वालियर का विषय है, आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक ग्वालियर के प्रशासन को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 3-4 रोज से, चाहे ग्वालियर के कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, हमारी स्मार्ट सिटी की सीईओ हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, हमारे साथी हो, जिस प्रकार से रात दिन जाग कर वो जनता की सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, मुझे लगता है कि ये एक अनूठी मिसाल पूरे मध्य प्रदेश में है। जहाँ तक आपने पूछा कि इस समय में हमको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे मंदिर के नाम पर चंदा हो, चाहे त्योहारों का चंदा हो, तमाम सारी हमारी जो हम सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, तमाम सारी टुकड़ियाँ निकल के आती हैं, चंदा करती हैं और उस उत्सव को वो पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। निश्चित तौर पर ये संकट काल का समय है, हम सभी लोगों को एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए, और ये ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता है। ये समय है अपने समाज को कुछ देने का, अपने राष्ट्र को कुछ देने का, अपने शहर को कुछ देने का, और अपने शहर जो आज इस संकट काल की परिस्थिति से जूझ रहा है, उसे इस संकट काल से उबारने का। मेरे ख्याल से मैं बहुत खुले मन से अप्रिशिएट करूंगा आपकी बात को, आपकी टिप्पणी को, जिसमें सिर्फ एक ही चिंता झलकी है कि कैसे आपका अपना ग्वालियर, हम सबका ग्वालियर, हम सबका मध्य प्रदेश, हम सबका छत्तीसगढ़ ये आगे बढ़े और बेहतर तरीके से इस चुनौती का सामना कर पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। चेतन जी, मैं आपकी एक टिप्पणी लेकर फिर पांडे साहब की तरफ चलूँगा।
किस तरह से उज्जैन को लेकर ये बात आगे बढ़ी, और हमने ये भी सुना कि कैलिफोर्निया तक ये पीड़ा उज्जैन की पहुंची और आप मित्रों ने मिलकर उज्जैन के लिए ये सब कुछ सोचा। तो कैसे ये 3 मित्रों की तिकड़ी ने इसके बारे में चर्चा की, और आपका भी कोई संबंध उज्जैन से है? नमस्कार। एक्चुअली मुझे तो 16 साल हो गए उज्जैन छोड़ के, बट हाँ, मैं उज्जैन निवासी हूँ, अभी भी मेरा घर है वहाँ पे। वाह जी। और जो हमारे एक मित्र है सौम्य, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, और जनक मांडे हैं जो उज्जैन में रहते हैं। एक 5 दिन पहले हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं और लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने वही सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, हम लोग अभी आज सक्षम है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ उज्जैन के लिए योगदान कर सकते हैं क्या। तो जस्ट ऐसे ही चैटिंग में हम लोगों का डिसाइड हुआ कि हम लोग क्यों ना एक निःशुल्क एम्बुलेंस शुरुआत करें। और इन 4 से 5 दिनों में हम लोगों ने पूरी मतलब तैयारी के साथ इसको अंजाम दिया है, और उसमें उज्जैन प्रशासन का योगदान सराहनीय है। कलेक्टर साहब ने हमें इमीडिएटली परमिशन दी, एंड और जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम लोग और भी इसमें योगदान करेंगे। बट ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उज्जैन के जनता को मिले, यही हम लोग इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा परांजपे साहब की प्रशासन की भी एक सकारात्मक भूमिका की दरकार है, और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह इस मामले में अपनी संवेदनशीलता के लिए पहचाने जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि कई बार अगर आप मदद के लिए संवेदनशीलता के साथ सामने आते हैं और सामने वाला पक्ष अगर कहीं कुछ व्यवहारिक या कुछ प्रशासनिक अड़चनों को लेकर सामने आता है तो मन थोड़ा सा परेशान भी होता है, और कई बार हम पीछे भी हटते हैं कि होम करते हाथ जलते, ऐसा ना हो भैया हम अच्छा करने जा रहे हैं हो गड़बड़ जाए। पांडे जी, आपके मन में जो बात आई सर, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक विचार दिया है कि भले ही हम वैक्सीनेशन ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं तब भी हमें वो राशि जमा करनी चाहिए सरकार के खाते में, क्योंकि सरकार का खजाना भी बीते लंबे समय से कोविड के चलते परेशानियों का सामना कर रहा है, और आर्थिक संकट देश के सामने, मध्य प्रदेश के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने भी है। कैसे ये बात आपके मन में आई, और बहुत अच्छी पहल है आपकी, और आगे क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जी आशुतोष जी, आपकी आवाज़ हमको नहीं मिल पा रही है। मैं फिर कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज़ को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। शायद म्यूट आपने कर रखा है तो देख लीजिएगा। जी बोलिए आशुतोष जी, हम कोशिश करते हैं सुन पाएं आपको। चलिए मैं एक बार फिर पाठक साहब की तरफ चलता हूं, प्रवीण पाठक जी की तरफ। चलिए आशुतोष जी, उम्मीद की किरण आपकी आवाज की तरह कौंधने लगी है, आपके प्रयासों की तरह। चलिए बताइए सर, कैसे ये प्रेरणा आपके मन में रही और कैसे आगे बढ़े? जी जी नमस्कार जी। मैं अभी रायगढ़ नगर निगम का कमिश्नर हूँ जी, अपर कलेक्टर हूँ जी। और शुरू से हमने ऐसा कोविड का जब से प्रभाव आया हम लोग लगातार हर स्तर पे, और चाहे वो प्रशासन से की बात हो या फिर रेलवे स्टेशनों से श्रमिकों का लाना ले जाना और वहां उनके फूड की व्यवस्था, उनके शेल्टर की व्यवस्था, सारा कुछ करते करते शुरू से ही दिमाग में था कि कुछ ऐसा करें जिससे शासन को मदद हो। और इस पहले हमने हर दिन, हर महीने 1 दिन की सैलरी हमने शासन को दी थी। तो यहाँ हमारे लगभग 450 अधिकारीगण हैं जो हमारे संघ से संबंधित हैं। इन लोगों के फैमिली में, चूंकि ये तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इनका टीकाकरण हो गया, लेकिन इनकी फैमिली में जो 4-5 लोग हैं उनका टीकाकरण अभी नहीं हुआ है। अगर हम शासन को उन जो भी हमारे टीकाकरण के स्थान है, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, वहां जाकर हम पेमेंट के साथ टीका लगाते हैं, सशुल्क टीकाकरण कराते हैं, तो नहीं में छोटी सी एक मदद 25-30 लाख की शासन को होगी। और निश्चित रूप से इससे शासन को जो और प्राथमिकताएं हैं उसको सिद्ध करने में
उनको मदद मिलेगी। ये हमारा संघ जो है, मैं 3 साल से अध्यक्ष हूँ यहाँ का, तो हमारे कल ही हमने रात में ये आइडिया सामने आया, और जिस प्रकार से हमने टीकाकरण को भी 100% के लगभग ले जा रहे हैं हम लोग, 70% 80% तक हमारे साथियों ने कर दिया है। हमारे साथी लगातार प्रशासनिक स्तर पे मोर्चे पे डटे हुए हैं, कई तो उसमें पॉजिटिव भी हैं। हमने कई अपने साथियों को, एक अपर कलेक्टर का आज ही पता चला कि उनका निधन हुआ कोरोना से, इनके बीच हमारा हौसला बरकरार है। और निश्चित रूप से हमारे इन प्रयासों से जहां एक और शासन को सपोर्ट मिलेगा, वहीं कोरोना हारेगा और छत्तीसगढ़ जीतेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपने जिस तरह से ये पहल की तमाम चुनौतियों के बाद। पाठक साहब, जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी सकारात्मक भूमिका हमेशा से रही है और आप लोग समाज के लिए बहुत पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, और आप आगे क्या भूमिका देखते हैं जनप्रतिनिधियों की और सकारात्मक इसी तरह जिसको लेकर आप आगे बढ़े हैं? जी देखिए शरद जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। ये बात सच है कि सामाजिक उत्थान के लिए जितना ब्यूरोक्रेसी सोचती है, जनप्रतिनिधि भी उतना सोचते हैं। पर हमसे इस बार एक चूक हुई। इस बात का जिक्र जरूर आपके चैनल के माध्यम से इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि भविष्य में इस चूक की पुनरावृत्ति ना हो। जब पिछले वर्ष कोरोना का संकट पूरे देश में था और उसके बाद ये लहर थोड़ी सी कम हुई, तो समाज में लोगों ने, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सरकारें हों, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उनको लगा कि कोरोना समाप्त हो गया है और युद्ध का एक नियम है कि जब तक शत्रु पूर्णतः हार ना जाए, पूर्णतः विलुप्त ना हो जाए, तब तक हमको अपनी प्राथमिकताएं बदल लेनी चाहिए। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है, निश्चित तौर पे चाहे मेरा परिवार हो या किसी भी जनप्रतिनिधि का परिवार हो, ब्यूरोक्रेट्स का परिवार हो, हम लोग समाज में जो अपनी स्थिति को स्टैंड करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग अपने एक पारिवारिक वातावरण में रहते हैं, उस परिवार के सदस्य के भांति भी होते हैं। समाज में कई सारे लोग हमको बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए, पर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये समय चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको ये साबित करने का है कि ईश्वर ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारियों को अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो समाज के लिए निभाएं। और यदि वो इस जिम्मेदारियों को ना निभा पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी उनको मिली है, उनके साथ ही बेईमानी हो। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, चाहे पूर्व पार्षद हो, पार्षद या जो भी लोग जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, उनको सबको अपनी दहलीजें लांघ कर अब आना चाहिए और समाज में जो एक ऐसा वर्ग है जिसको कोई मदद नहीं कर पा रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए और जागरूकता भी फैलानी चाहिए किस प्रकार से हम कोविड को समाप्त कर सकते हैं, इसका प्रसार रोक सकते हैं। आशुतोष जी के बारे में आपको एक और चीज़ जो मुझे पता चली है, बड़ी ज़बरदस्त है। पंच परमेश्वर की कहानी प्रेमचंद की याद दिलाती है कि स्वच्छता रैंकिंग में एक बार पिछड़ने पर आशुतोष जी ने मिसाल पेश करने के लिए खुद अपनी सैलरी जो है उसमें बाधा उत्पन्न की और कहा कि मैं खुद चूँकि फ्रंट लाइन लीडर्स में से हूँ, तो कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए उन्होंने खुद अपनी सैलरी को कहा कि नहीं, मेरी सैलरी में से भी कटौती की जानी चाहिए क्योंकि हम इस रैंकिंग में पिछड़े हैं। आशुतोष जी, ये बातें कभी बहुत अच्छे तरीके से इस देश में प्रचलन में रही हैं। अब हम ये कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रेमचंद, देयर वाज अ लाल बहादुर शास्त्री, देयर वाज अ महात्मा गांधी। अब नहीं चलता भैया, आज का ज़माना प्रैक्टिकल होने का है बॉस, प्रैक्टिकल रहो, माल बनाने का है, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है। इस टाइप की घटिया किस्म की चीज़ें सतह पर आ गई हैं। आप जैसे लोग एक उम्मीद की किरण हैं, क्या सुख मिलता है सर? ये सवाल मैं हर उस व्यक्ति से पूछता हूं जो धारा के प्रतिकूल तैरता है, क्योंकि हर आदमी तो यही कहता है टेंशन लेने का नहीं, धारा के साथ चलने का, माल बनाने का, कमाने का, घर बनाने का। आप ये जो धारा के प्रतिकूल जाते हैं, इसमें क्या मजा मिलता है सर? बताइए ना उन लोगों को जो हमको उल्टा ज्ञान देते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि आज के समय में धन कमाना महत्वपूर्ण नहीं, जन कमाना महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारी
हमारी पोस्टिंग कहीं होती है और हम वहां जाते हैं काम करने। नगर निगम का काम चूंकि ऐसा है कि आप, एक कहा जाता है नल नाली गली गाली, आपको सुबह उठ के काम शुरू करना है और रात की लाइट बुझने तक आपको जगे रहना है और अपने लोगों के साथ काम करना है। मैंने यहाँ आकर देखा, ये स्लोगन किसने बनाया सर, नल नाली गली गाली? जी 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 जी, ये मतलब कहा जाए कि इसमें एक कमिश्नर का पूरा समय चला जाता है और एक बेसिक काम है ये जो है। हम अपना शौच तो हम सभी साफ करते हैं, लेकिन पूरे शहर का शौच जो साफ करता है वो ज्यादा वंदनीय है, ज्यादा पूजनीय है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पहले जो लोग आए, इसकी सैलरी काट दो, इसको बैठा दो, इसका इंक्रीमेंट रोक दो, सब कुछ करने लगे, लेकिन उनको कोई प्यार करने वाला मिला नहीं था कि जिस हौसले के साथ वो काम करते हैं सवेरे उठ के यहाँ पर फ्रंट लाइन होके कोरोना के ऐसे समय में। तो मैंने उनको एक कहा, भाई तुम लोगों की सैलरी तो मैं काटूंगा, लेकिन साथ में मैं अपनी सैलरी भी काट दूंगा। इसका एक तगड़ा मैसेज ये गया कि लोगों को लगा कि साहब तो अपना सैलरी, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि हर अपन तनख्वाह ला काट दे से तो हमन के का हैसियत है। तो वो जबरदस्त मेरे से आगे, मेरे उठने से पहले, मेरे जागने से पहले मैंने एक और प्रयोग किया। लोग यहाँ मतलब सरकारी वाहन में गनमैन के साथ जाते हैं और उनको काम करने के लिए बात करके डांट के आ जाते हैं। मैंने साइकिल से अपनी यात्रा शुरू की। सवेरे 7 बजे मैंने साइकिल निकाली और जो रिक्शा दीदी हैं जो कचरा इकट्ठा करती हैं, जो इस भीषण गर्मी में अपनी रिक्शा से जाती हैं, वहां तक उनके पास साइकिल से गया और रोक कर उनका हालचाल जानने की कोशिश की। तो उनको लगा ये अधिकारी थोड़ा अलग, ये अलग है, ये हमारे पास मेहनत करके आता है, पहले हमारा हाल पूछता है, उसके बाद हमारा काम पूछता है। इसका एक बहुत अच्छा नतीजा गया। हम 53वें रैंक पे थे, हम 13वें रैंक पे आए और अभी की कोशिश है कि हम टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में आए। रायगढ़ एक बहुत इंडस्ट्रियल जगह है, प्रदूषण भी बहुत है, उससे लगातार लड़ने की कोशिश जारी है। कलेक्टर भीम सिंह साहब के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार नए नए इनोवेशन कर रहे हैं और लोगों को बहुत बधाई आपको। और मैं समझता हूं कि जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा 2016 में सिंहस्थ कुंभ में, बड़ी मुश्किल से सर मैं ढूंढ पाया था, जो मेरी दृष्टि में एक विज्ञ और ज्ञानी, मेरी दृष्टि क्या अज्ञानी व्यक्ति ये कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो इस खाकसार को लगा कि ये सन्यासी जो हैं ये कुछ अलग हैं, भीड़ से दूर हैं, अकेले बैठे हैं, तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया। मैंने कहा कि मुझे ये बताइए स्वामी जी कि नेकी करने, दरिया डालने में, नेकी कर दरिया में डाल क्यों कहा जाता है? और दरिया में डाल दिया तो कहाँ बह गया पता ही नहीं चलेगा सर, कहाँ मिलेगा, क्या फायदा इसका? तो उन्होंने कहा द्विवेदी जी कितनी उम्र है आपकी? तो मैंने अपनी उम्र उनको बताई। उन्होंने कहा कि अभी आपका जितना इस उम्र तक का अनुभव है ये इसी दुनिया का अनुभव है ना? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल इसी दुनिया का अनुभव है। तो बोले जब पारलौकिक दुनिया का अनुभव कीजिएगा तब ये सवाल पूछिएगा हमसे, अभी वहाँ का कौनो अनुभव आपके पास नहीं है। तो ये बड़ी बातें हैं सर, उस दूसरी दुनिया को हम जानते नहीं है, इसीलिए हम उसको अंगूठा दिखाते रहते हैं, कहते हैं कोई मतलब नहीं है, ईश्वर तो हमारे लिए तस्वीरों में है या जिस भी पूजा पद्धति से हम उसको देखते। बहरहाल इसके लिए कभी और बैठूंगा आपके साथ। परांजपे साहब माफ़ कीजिए अगर बोर कर रहा हूं आपको मैं, कभी कभी हम लोग भी पटरी छोड़ देते हैं सर। ये बताइए मुझे, आपने भी जो बात सोची, बड़ी दिलचस्प सोची आपने बात। पुणे खुद इस समय सीवियरली हिट है कोविड से, वहाँ बैठकर आपने सोचा, और आप उस युवा शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। क्या कहेंगे उन नौजवान साथियों से जो वेल प्लेस्ड हैं, वेल सेटल हैं? वो गंज बासौदा के भी हो सकते हैं, वो पिपरिया के भी हो सकते हैं, वो तामई के भी हो सकते हैं, वो छिंदवाड़ा के भी हो सकते हैं, वो बुरहानपुर के भी हो सकते हैं, वो अलीराजपुर के भी हो सकते हैं, वो रीवा के भी हो सकते हैं। कि क्या कहेंगे, वो क्या करें अपने अपने छोटे शहरों के लिए? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैंने एक छोटी सी पहल करी है, मध्य प्रदेश के जितने भी युवा वर्ग है जो आज मुंबई, दिल्ली और जहां भी जाके हैं, कहीं ना कहीं छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन अपने शहर के लिए कर सकते हैं। बिकॉज इस बार अभी जो है, इस बार की जो वेव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है। एंड ऑफ द डे हम लोगों को ही आगे आके सपोर्ट करना पड़ेगा एज ए उस शहर के नागरिक होके। और मैं यही
सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने शहर में जो थोड़ा बहुत भी वो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात की। प्रवीण जी, आपकी टिप्पणी से मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक सर मेरी ख्वाहिश है, मेरी शब्द मैं फिर हटा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मेरा तेरा क्या सर, मैं हम सब की ख्वाहिश है कि प्रद्युम्न सिंह जी के साथ एक जोड़ी बनकर आप वहां नजर आए हमें। आपको भी तो कोई समस्या मुझे लगती नहीं और प्रद्युम्न जी को भी कोई समस्या मुझे होगी नहीं। एक बड़ा मैसेज जाएगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी कि बीजेपी कांग्रेस भी एक साथ हमेशा रहे हैं इन मुद्दों पर, जो जनता की पीड़ा और जनता की तकलीफ से जुड़े मसले होते हैं। और बहुत अच्छा भी लगेगा और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं जितना आपके व्यक्तित्व को समझ पाया हूं, आप एक खुले मन के जनप्रतिनिधि हैं जो दलीय संबद्धता होने के बावजूद समय आने पर जहां आपको लगता है कि दलीय संबद्धता से ऊपर उठना है, वहां आप उससे ऊपर भी उठते हैं। प्रवीण जी। देखिए शरद जी, जो नाम आपने लिया है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का, वो भले ही आज किसी भी दल में हो, पर ये बात सच है कि उनसे हमेशा जो मेरा रिश्ता रहा है वो बड़े भाई का रहा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। आज भी जहाँ भी ऐसा लगता है कि सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, तो मैं जितना अधिकार अपने कांग्रेस परिवार के साथियों पर समझता हूँ, उतना ही अधिकार आज भी मैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी पर समझता हूँ। आज जब हमारे यहाँ ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसको बांटने में, जब इसके वितरण में जब तकलीफ आई, तो आज भी मैंने उन्हीं से अनुरोध किया कि अब आपको इसमें कैसे भी करके अपना हस्तक्षेप रखना चाहिए और इस व्यवस्था को कैसे हम बिना कंट्रोवर्सी के स्थापित कर सकते हैं, इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर शरद जी आपको दोबारा पुनः साधुवाद देता हूँ कि एक तो दो बेहतरीन सकारात्मक साथियों से आज आपके चैनल के माध्यम से संपर्क हो पाया, उनको सुन पाया, उनके विचारों को सुन पाया, और जो प्रेरणा और जो आपने मुझे एक मार्ग दिखाया है, मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी सार्वजनिक जीवन में आपको मेरे किसी कृत्य से निराशा ना हो। और मैं तो इसको तीन त्रिमूर्ति कहूंगा सर, और आपकी विनम्रता और आपके बड़प्पन को फिर अप्रिशिएट करूंगा कि आपने दो साथियों का जिक्र किया। और यही चीज़ें हैं जो मनुष्यता में, मानवता में विश्वास और मजबूत करती हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों को, पांडे जी, परांजपे साहब, पाठक साहब, आप तीनों को मैं प्रणाम कर रहा हूं समूचे मध्य प्रदेश की तरफ से। आप अपने इसी पवित्र भाव को लेकर आगे बढ़ते रहें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। पांडे जी, आप भले ही छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप मनुष्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही परांजपे साहब का सच है, यही पाठक जी का सच है। तो आप तीनों न प्रदेश के काल में उलझते हैं कहीं, आप उससे व्यापक एक विश्व की धरोहर है सर। प्रणाम करता हूं आप तीनों को, और उम्मीद की ये रोशनी आपसे और लोगों तक और मजबूती से पहुंचेगी, ये हम अपेक्षा करते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।